अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, नर्सिंग का शोबा या पेशा आज की बात नहीं बल्कि सदियों पुराना। सदियों से अवामी खिदमत के लिए नर्सिंग का शोबा वजूद में आया। ये हर दौर में मौजूद रहा। जब जंगों में हज़ारों लाखों इंसान ज़ख्मी हुए तो उनकी बीमारदारी के लिए नर्सिंग का वजूद सामने आया और आज तक नर्सिंग जो है वो हमारे सेहत के शोबे में इंतहाई अहम हैसियत रखती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त 9 लाख से ज़्यादा नर्सों की ज़रूरत है। इसी तरह तरक्की याफ्ता दुनिया में भी नर्सिंग की ज़रूरत है। ये ज़रूरत कैसे पूरी होती है? पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल इसमें क्या किरदार अदा करती है? ये इदारा है कहाँ पे? इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। जो लोग नर्सिंग करते हैं फिर सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, देन वो दुनिया पूरी में खिदमत सर अंजाम देते हैं। आज हम इसी नर्सिंग कौंसिल के दायरा इख्तियार के बारे में और खिदमत के हवाले में बात करेंगे। ये नर्सिंग कौंसिल जो है, अगर कोई दूसरे शहरों से आता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये इदारा है कहाँ पे। आपकी वेबसाइट है, फ़ोन नंबर हैं या महल वकू क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल इसका पुराना नाम था। अब अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल कहते हैं। तो इसका जो महल वकू है वो एक लिहाज तो ये है कि ये वेल नोन है। जो भी बंदा आता है वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के नाम से, यानी पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के नाम से कोई दूसरा अदारा नहीं है जो सेम या सिमिलर नेम हो। ये बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ उसके हुदूद के अंदर ये ऑफिस यानी सिचुएटेड है। और जो बंदे आएंगे, चाहे वो फैज़ाबाद साइड से आते हैं, चाहे हमारे लाहौर साइड से आते हैं, तकरीबन मेन सेंटर फैज़ाबाद से आते हुए कोई भी गाड़ी हो या उनके साथ जो वो पर्सनल ड्राइव करते हैं, तो वो हमारे रावल चौक के साथ हमारा NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कि मेन हमारी लैब है उसी के साथ ही बेसिकली ये जो आते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि 2 तरीके हैं, या तो वो ऑनलाइन करेंगे या वो यहाँ पे आके मैनुअल जमा करेंगे। आप कहाँ से आए? जंग बहादुर से। क्या काम? मेरा कार्ड था इधर, नर्सिंग कार्ड। मैं मिडवाइफ हूँ, जॉब नहीं करती, सिर्फ घर में रहती हूँ, डिलीवरीज वगैरह करती हूँ। मिडवाइफ है? जी मिडवाइफ। तो मिडवाइफ को जब कोर्स कर लेती है तो फिर उनके कागजात इधर आ जाते हैं तो वेरीफाई कराने के लिए इधर कार्ड बनते हैं, कार्ड बनाने। रजिस्ट्रेशन कार्ड। जी मैं अपनी वाइफ की रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ इधर, तो वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स यूनिवर्सिटी से लेके आए हूँ इधर। थोड़ा उनके बारे में बताएं ना, किस चीज़ का कोर्स किया हुआ है, क्या किया हुआ है? वो स्टाफ नर्स है और BS नर्सिंग उसने किया हुआ है, तो उसकी ये रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में आए हूँ इधर। आपके पास इतने ज़्यादा फॉर्म हैं, ये एक शख्स जमा करा सकता है बस? जी जी, ये तो कोई मसला, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल से सारे मेरे कुली के और हम एक ही जगह काम करते, तो एक बंदा जब आते तो इतने दूर से, मतलब दीर लोअर से, KP से, तो इसलिए एक ही बंदा लेके आते क्योंकि बाहर सब बंद। अच्छा, ये आप दीर से आए हैं? जी जी। तो ये कौंसिल जो है ना पूरे पाकिस्तान को डील कर रही जी, है। जी। किस तरह के फॉर्म हैं आपके, किस तरह के कार्ड लेने आए हैं? ये नर्सिंग कार्ड है, ये कुछ रिन्यूअल है, कुछ में एडिंग है और कुछ में ये है कि वो दोबारा फ्रेश है। 3 किस्म के कार्ड है। इसकी थोड़ी तफसील बताओ कि नया कार्ड कौन लोग अप्लाई करते हैं? नए कार्ड वो लोग कोई नर्सिंग करता है या कोई किसी ने मिडवाइफरी की हुई, किसी नर्सिंग में उसने कार्ड पहले नहीं बनाया, वो अभी फ्रेश किया हुआ है, पुराने हो लेकिन बनाया नहीं वो कार्ड, तो वो न्यू है। और रिन्यूअल है कि 3 साल के बाद, ये 4 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो फिर उसको रिन्यूअल करना पड़ता है उसी हिसाब से। अच्छा, नर्सिंग कौंसिल की इस कार्ड का फ़ायदा क्या है? ये तो क्योंकि नर्सिंग की शनाख्त है, अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपके पास नर्सिंग को आपको कहें कि मैं नर्स हूँ और आपके पास नर्सिंग कार्ड ना हो तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी, आप कहाँ से आए और आपका यहाँ पे रजिस्टर? हमारे जड़ावाले से, तहसील जड़ावाला, ज़िला फैसलाबाद से आए हैं। अपने भतीजे का कार्ड बनाने आए हैं।
हमने कार्ड जमा पैसे फीस जमा कराया नहीं है और इनकी मर्ज़ी है 2 माह में भेज दें 3 माह में डाक में भेज दें हमारा कार्ड। लेकिन इनका कोई पीरियड होता है ना, उस पीरियड होता है, पीरियड बस होता है इनका 2 महीने का, महीने का, 3 महीने का है। सिर्फ इधर आने की परेशानी बहुत है। कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ। तो मुजफ्फरगढ़ से जब आप आए, आपको ये इदारे का मालूम था, आप आसाम से आ गए, प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। कोई मसला नहीं। मेरी वाइफ भी पहले यहाँ से एक कार्ड ले चुकी हैं, तो अब दूसरा जो उन्होंने किया है उसके कार्ड लेने आए। नहीं, अभी क्या आपने रिन्यूअल कराना है या नया नहीं कार्ड? नहीं, तो उन्होंने दूसरा डिप्लोमा किया, उसका कार्ड लेना है। पहले एक डिप्लोमा कर चुकी हैं वो, उसका कार्ड लिया था, इसलिए हमें प्रोसेस का पता था। उसके बाद अब दूसरा कार्ड लेना था, उसके लिए अप्लाई करने आए हैं। नाज़रीन, इस इदारे में जब अपने कोर्सेस आप मुकम्मल कर लेते हैं मेडिकल से वाबस्ता, तो फिर आपके, हाँ जी, आप किधर आए थे, आपका क्या मसला है? सर ये कार्ड वसूल करना है। कार्ड वसूल करना है? जी सर, किस चीज़ का? ये नर्सिंग का सर। ये मेरे रिलेटिव्स हैं, वो ख़ुद नहीं आ सकती, दूर हैं, पेशावर की हैं, ठीक है। अच्छा। तो उनका, मैं इधर NIH में ही होता हूँ साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो क्योंकि ये साथ ही ऑफिस है तो फिर इनका कार्ड वसूल करने के लिए। हाजी साहब, आप यहाँ पे नर्सिंग काउंसिल में आए, क्या काम था, किधर से आए हैं? हम दीर से आए हैं। ज़ेब मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ है, नर्सिंग कॉलेज, ज़ेब नर्सिंग कॉलेज से, दीर तिमरगरा से, और यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने आए। हमारे प्रिंसिपल साहब आए हैं न्यू, उनकी रजिस्ट्रेशन है, और जो 50 स्टूडेंट्स हमने लिए हैं इस साल, 50 सीट जो हमें मिले हैं, उन स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए हम आए हैं यहाँ। अच्छा, जब भी कोई नर्सिंग कॉलेज खुलेगा या कोई नर्सिंग का कोर्स करेगा, उसको यहाँ से कार्ड मिलता है, वही उसको फिर मदद देता है मुलाजमत? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अगर यहाँ से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नर्स है ही नहीं। जो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है वो नर्स है ही नहीं, मतलब उसकी सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं है। प्राइवेट अगर वो काम करे तो करे, पर जब गवर्नमेंट जॉब में उसकी वेरिफिकेशन होगी तो उसकी रजिस्ट्रेशन और उसका यहाँ से वो करवाएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे। नर्सिंग का शोबा इतना अच्छा है, इतना खिदमत वाला है, बीमारदारी करने वाला है, मुआशरे में उसको रिस्पेक्ट दी जाती है नर्स को? क्यों नहीं, रिस्पेक्ट माशरे में है नर्स की, और कुछ लोग हैं जो रिस्पेक्ट नहीं चाहते हैं, वो अलग बात है। आप समझते हैं मेरी बात को कि वो नहीं चाहते हैं तो फिर उनको नहीं मिलती है। अदरवाइज़ बड़ा अच्छा शोबा है। मुल्क में नर्सों की कमी है? कमी है, बहुत कमी है। कितनी कमी है, को थोड़ी तफसील? मैं कहता हूँ कि लाखों में है ये कमी। 9 लाख तक? मैं कहता हूँ लाखों 9 में। लाख राहत? जी लाखों में, जी लाखों में, हज़ारों में नहीं है। नर्स का शोबा तो बड़ा अहम शोबा है। एक नर्स की जो ज़िंदगी है या उसकी जो खिदमात हैं वो लामहदूद है। हाँ, बहुत लामहदूद है। नर्स हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज खुले हैं दीर लवर में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि नर्स जितने ज़्यादा हो, पाकिस्तान में अभी नर्सिंग के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, आसानी से रजिस्ट्रेशन करवाती है। अभी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, तलाशी प्रॉपर लेती है, तो हम बहुत खुश हैं नर्सिंग वालों से। इधर अमला जो ना बहुत ज़्यादा कोऑपरेटेड है, तो हम उसकी शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आप इससे पहले भी आए कागजात जमा कराने? हाँ जी, ये हमारे सुपरडेंट साहब हैं, हम उधर क्लर्क हैं, तो हम बार बार आते हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत अच्छी तरीके से डील करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। आप कहाँ से आए? जी, आज़ाद कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट मेंबर से। नर्सिंग की वो रजिस्ट्रेशन करानी थी। किसकी? अपनी? आपने नर्सिंग? जी, मैं अपनी वाइफ की। जी जी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4 साल डिप्लोमा किया हुआ है मेरे पर नर्सिंग से, मेरे पर आज़ाद कश्मीर नर्सिंग से उन्होंने 4 साल डिप्लोमा किया हुआ है, उसकी रजिस्ट्रेशन करानी थी। वो कहीं जॉब कर रही हैं पहले? जी अभी नहीं, अभी करेंगे। ये कार्ड के बगैर जॉब नहीं मिलती? जी नहीं मिलती। मैडम, ये रोज़ाना कितने फॉर्म आपके पास आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? डिपेंड करता है, 60, 100, 200, इससे अबव भी चले जाते हैं। डिपेंड करता है
गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कहीं जॉब्स अनाउंस हो जाती हैं, इंटरव्यू पीपीएससी हो गया, एफपीएससी हो गया, बलूचिस्तान में आ जाता है, सिंध में आ जाता है, पंजाब में भी आ जाता है, बच्चे फिर उस हिसाब से अप्लाई करते हैं ना, तो फिर हमारे पास 500 तक भी चला जाता है। अच्छा मैम, जो आपके पास आता है केस, उसमें आप चेक क्या करते हैं? ये जो जिस तरह ये फॉर्म आपके पास है, इसमें क्या क्या चीज़ चेक होती इसमें इनका देखना होता है कि डिप्लोमा इन्होंने जो किया हुआ है नर्सिंग का, मिडवाइफरी का, जो भी इनके डिप्लोमे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने हमारे से जो इदारे रजिस्टर्ड हैं उनसे किया है कि नहीं किया ना। कुछ इदारे ऐसे हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, हमारे पैनल पे नहीं है ना। है? यानी आप कार्ड उनको इशू करेंगे जो आपके रजिस्टर पैनल पे है ना। लोगों को नॉलेज नहीं होता, प्राइवेट सेटअप पे चले जाते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग कर लिया, हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आ जाते हैं, हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं होते, हमारे पैनल पे नहीं होते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अच्छा, एक तो डिप्लोमा चेक करते हैं और इनका बेसिक क्वालिफिकेशन होता है, मैट्रिक होता है, एफएससी प्री मेडिकल, फिर उसके बाद इनका डोमिसाइल होता है, आईडी कार्ड की कॉपी और फ्रंट दो। तो इनकी कार्ड की सरकारी फीस कितनी होती है? गवर्नमेंट ने तो पहले 1500 थी, फिर उसके बाद अभी 3000 फीस हो गई है, और अर्जेंट के साथ टोटल 5000 है। डिपेंड करता है, अगर इनके पास फ़ौरन से डिप्लोमा मिल जाता है ना तो उस पर 5 साल का कार्ड बनता है जिसकी 3000 फीस होती है, और 600 रुपये लेट फीस इनसे हम चार्ज करते हैं पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। और एक इनको टेम्परेरी सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं, या एक इनको मार्कशीट मिलती है। कुछ लोग आ नहीं सकते क्योंकि पूरे पाकिस्तान को ये इदारा डील करता है, तो लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है? ऑनलाइन का प्रोसीजर हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो उसमें एक उनका होता है फॉर्म होता है ऑनलाइन, वो फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्होंने वो अपलोड करने हैं, फ़ी चलान होता है उसको फिलअप करके, जो उसका फ़ी का ऑप्शन आ रहा है 3000 नॉर्मल के साथ, अर्जेंट के साथ, वो प्रोसीजर होता है, क्लिक करते हैं, बैंक से वो चलान एक स्टैंप लगा के देते हैं। एक तो उन्होंने अपलोड भी करना होता है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और एक हार्ड कॉपी भी वो हमें भेजते हैं ना। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जिसे बच्चे फिल करते हैं, और इसके साथ अपनी पासपोर्ट साइज़ 2 तस्वीरें अटैच करके हमें देते हैं, फ्रंट बैक से उन्होंने फिल करना होता है इसको। मेरा काम ये है कि जो लोग बाहर से आते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, किसी ने 10 दिन से किया, अर्जेंट किया है, नॉर्मल किया है, वो सारे लोग मेरे पास आते हैं। फिर वो केस मैं यहाँ से चेक करता हूँ, हम डायरी चेक करते हैं कि फ़लाँ डेट को हमारे पास केस रिसीव हुआ है। जब देखते हैं कि बंदा कहाँ से आया, वो कहता है मैं मुल्तान से आऊँ, तो मैं फिर वो केस निकाल के उसको बिठा देता हूँ। केस निकालते हैं, निकाल के शाम 3 बजे का टाइम दे देते हैं। ताज़ा तरीन खबर से आगाह करें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुँच चुके हैं, जहाँ वो कम तरक्की याफ्ता मुल्कों से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, और उनके साथ आलमी रहनुमाओं और वफूद से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नाज़रीन, एक मरतबा आपको फिर बताते चलिए, इस वक्त आप स्क्रीन पर मौजूद भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुँच चुके हैं, और इस वक्त वो कम तरक्की याफ्ता मुल्कों से मुतल्लिक़ जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें भी वो शरीक होंगे। नाज़रीन, इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं आगा मसूद से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी आगा मसूद, हमें इसके बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अब से कुछ देर पहले कतर के दारुल दोहा पहुंचे हैं, और वहां पर जो कतर के आला हुक्काम हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर तमाम जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शरीक होंगे। ये कॉन्फ्रेंस तरक्की करते ममालिक से मुतल्लिक है, उनके अहदाफ के हवाले से, उनकी बेहतरी के हवाले से, उनकी माशी अफ्तरी के हवाले से जो इक़दामात हैं उनको फोकस किया जाएगा, और उन्हें बेहतर बनाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में इक़दामात किए जाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस आज शुरू हो रही है और ये 9 मार्च तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो कलीदी खिताब है इस कॉन्फ्रेंस से वो कल होगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर दीगर जो वहाँ आलमी रहनुमा होंगे और कायदीन होंगे उनसे मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ अमीर कतर की जानिब से जो कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान मुमलिकत हैं और वज़ीर आज़म शिरकत कर रहे हैं, उनके एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया जाएगा, और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर के इस्तकबालिया में भी शरीक होंगे। जी बहुत शुक्रिया आगा मसूद खालिद, आप हमें इस वक्त अपडेट कर रहे थे। उनका कहना था कि कतर के आला हुकाम ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, और ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आज से तकरीबन 9 मार्च तक ये जारी रहेगी, और इस हवाले से जो कलीदी खिताब है वो कल जारी किया जाएगा।
नाज़रीन, PTV न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। कुछ इस तरह के हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, मसलन जिस तरह अभी केस आता है हमारे पास, मैं आपको एक केस सैंपल आएंगे ना सामने। अच्छा, यानी कि ये लड़की अभी कल आई है हमारे पास मुल्तान से। कुछ इस तरह से इशू है कि इन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन कराई है LHP और मिडी की, केस इन्होंने भेज दिया, फीस भेज दिया। अब इसने सिर्फ मिडवाइफरी का डिप्लोमा भेजा है, LHP का नहीं भेजा। अब ये केस पेंडिंग है। वो लोग कहते हैं जी देखें जी हमारा केस पेंडिंग है। फिर आप इसको रिमाइंडर कैसे देंगे? सर ये हम लेटर लिखते हैं, ये वाला एप्लीकेंट को हम लेटर लिखते हैं कि आपकी ये चीज़ कम है, ठीक है। और ये सारी बाकी जो भी हमारा सिलसिला है नर्सिंग काउंसिल में, हम जो भी मैडम अगर कोई मसला हो, किसी की प्रॉब्लम हो, हम फ़ौरन मैडम को बताते हैं, जमशेद साहब को बताते हैं, खटक साहब, वो फिर इसका मसले का। सबसे पहले तो जिस तरह मसला हमारी ऑनलाइन केस हैं, वो केस लोग अब जब अपना अकाउंट बनाते हैं, अक्सर लोग तो अपना अकाउंट लड़कियाँ बना ही नहीं सकती, वो जाती हैं शॉप पे। शॉप वाले फिर उन शॉप को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना कि नर्सिंग काउंसिल का हमने जो डेटा करना है वो क्या है। वो तो आम एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होता है, उसको नहीं पता कि क्या अपलोड करना है। वो अगर उसका फॉर्म करेगा तो उसका डिप्लोमा छोड़ देगा, डिप्लोमा करेगा उसके चलान छोड़ देगा, अपलोड नहीं होगा, वो फिर मसला। कागजात मुकम्मल नहीं होते। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास वो कागजात की है। जो लोग कहते हैं ना कि हम 2 दफ़ा आ रहे हैं, 3 दफ़ा आ गए, उनका मसला ही ये है कि उनके कागजात कम। एक और शिकायत ये सामने आती है जो हम लोगों से चूँकि सर्वे करते रहते हैं, वो कहते हैं कि जी कौंसल के पास जो नंबर हैं टेलीफोन के, वो एक नंबर है, अक्सर बिज़ी मिलता है और बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान से ट्राई कर रहे होते हैं। आपका टेलीफोन एक्सचेंज के नंबर ज़्यादा हैं या एक? जी नंबर 3 है हमारे, लेकिन जो हमारा यूज़ हो रहा है पब्लिक डीलिंग में वो एक नंबर है। आपको पता है सर, एक अगर कॉल कर रहा है पीछे से दूसरा करेगा तो वो ये कहेगा कि ये नंबर बिजी है, ठीक है। वो बंदा सुबह 9 बजे आ जाता है, 9 से 4 बजे तक। बाकी हमारा जो टाइम हमारा 4 बजे का है, लेकिन हम लोगों को कहते हैं कि आप बैठ जाएं, केस आपका बना के हम 5 बजे भी अगर होगे तो हम आपको दे के जाएंगे। मैं आपको ये कहूँगा कि जो लड़की है ना, बजाते खुद कैंडिडेट हमारी स्टाफ नर्स है, वो फॉर्म को स्टडी नहीं करती। जी देखिए, हमने PNC ने फॉर्म के ऊपर हर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ से आप देखें, नेम से लेके ID कार्ड से लेके उसका एड्रेस प्रॉपर आप देखें। हमारे ऊपर अक्सर केस हम पोस्ट करते हैं। अभी लड़की वो सामने बैठी हुई है, इसका ये केस मैं आपको दिखाता हूँ, एक सैंपल मैं दिखा देता हूँ। ये लड़की अभी हमारे पास है, वो सामने बैठी है। ये केस हमने पोस्ट किया है, ये केस हमारे पास वापस आ गया। अब PNC ने तो कर दिया, कोरियर को भी पे कर दी, अब केस हमारे पास वापस आए। अभी ये आई हैं। अक्सर ये होता है कि अभी लड़की खुद आई है, हम इसको कास दे देते हैं, वो किसी को भेज देते हैं, वो फिर मसला बनता, हम किसी को नहीं देते। ये PNC के रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। नर्सिंग काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन कार्ड हम बनने के लिए इनको फ़ीस का फॉर्म दिया है, इन्होंने केस हमें जमा करवा दी, हमने इनसे डिग्री मांगी, ये डिग्री दे दी। अब मसला ये है कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन, जब आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं पोस्ट RN के लिए, तो पोस्ट RN करने के लिए हमारे इदारे में वो एनरोलमेंट के लिए केस भेजते हैं कि हमने, चूँकि एफिलिएशन होती है, 20 सीटें हैं उनकी, 20 सीटों की एनरोलमेंट PNC को वो भेजते हैं, PNC एनरोलमेंट करके कॉलेज को भेजती है, ठीक है। जब कॉलेज वाले अपनी एनरोलमेंट नहीं भेजेंगे, लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो सर हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। नाज़रीन, हमने स्टाफ से बात की, कुछ वो लोग जो अपने कार्ड लेने आए थे उनसे बात की, टेक्निकल सवालात हुए। हम अब आए हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार यास्मीन आज़ाद के पास। इनकी बहुत मसरूफियत थी, लेकिन हमें वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविज़न को। मैम, हमने बेसिकली इस इदारे के पर्पस पे बात करनी है कि इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई और कब से ये इदारा काम कर रहा है। देखें, बेसिकली तो नर्सिंग का प्रोफेशन जो है वो हमारे असहाब के दौर से चला आ रहा है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनिशियली तो ये था कि मतलब नर्सिस थी, फीमेल्स थी, वो खिदमत करती थी डिफरेंट जंगों में, इस्लामी जंगों में, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने काम किया, ज़ख्मियों की खिदमत की। लेकिन उस टाइम इसका कोई ऐसे नाम नहीं था कि ये नर्सिंग है या नर्सिंग प्रोफेशन है या किस तरह है। चलते चलते ये जब आगे आया तो 1948 से हमारी कौंसल स्टार्ट हुई है और उसने नर्सिंग पे काम करना शुरू किया है। मीनवाइल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जैसे के साथ साथ पाकिस्तान की डेवलपमेंट हुई है, तो साथ जैसे बाकी इदारों की डेवलपमेंट हुई है, सैम कौंसल भी इसी तरह चलती आई है। तो अभी जो हम जिस एक्ट के तहत काम कर रहे थे वो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल एक्ट 1973 था।
جس کے مطابق ہم کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ ایک اور بھی اب امینڈ ہو گیا لیکن اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. تو انیشیلی جو ہم نے کیا وہ 1973 کے ایکٹ کے تحت کیا ہے جس میں ہماری کونسل جو تھی ٹوٹل 35 ممبران تھے. اس کے 35 ممبرانس میں آل اوور پاکستان تھا انکلوڈنگ سیکٹریز ہیلتھ تھے, ڈائریکٹر جنرل نرسنگس تھے اور 1 نرس 1 مڈ وائف 1 LHP فرام 4 پروونسز اینڈ 2 ممبرس فرام فیڈرل. تو یہ ہماری کونسل کی کمپوزیشن تھی کونسل سائڈ پہ. دوسری سائڈ پہ ہمارا سیکریٹریٹ آتا ہے. سیکریٹریٹ میں ہماری رجسٹرار آتی ہیں, ڈپٹی رجسٹرار آتے ہیں, اسسٹنٹ رجسٹرار آتے ہیں, سیکٹری ایڈمن آتے ہیں, ٹرائرار آتے ہیں اور IT سیکشن آتا ہے. باقی ہمارا سپورٹنگ سٹاف آ جاتا ہے. تو مین وائل بیسیکلی جو کونسل کا پرپز ہے وہ ہم ریگولیٹری باڈی ہیں اور ہم انٹرنیشنل کونسل آف نرسز ICN کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کا کام ہے نرسز کی ریگولیٹ کرنا, مینس ایجوکیشن کی کوالٹی کو انہینس کرنا. اور جتنے بھی ہمارے نرسنگ سے ریلیٹڈ پروگرامس چل رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پروگرامس ہیں, ہمارے ڈپلوما کے پروگرامس بھی ہیں, ڈگری کے پروگرامس بھی ہیں, ان کو ہماری نرسنگ جو ہے وہ نرسنگ کونسل ریگولیٹ کرتی ہے, ان کو ریگولیٹری باڈی ہے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ نرسز کی کوالٹی کو, ان کی ایجوکیشن کو امپروو کرنا, اسٹینڈرڈس کو امپروو کرنا اور انٹرنیشنل لیول پہ نرسز کو لے کے آنا تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول کو کمپیٹ کر سکیں. تو انیشیلی تو ہمارا ڈپلوما چل رہا تھا جس میں 3 ایئرز جنرل نرسنگ اینڈ 1 ایئر مڈ ویفری تھا. تو مین وائل 2018 میں چونکہ انٹرنیشنلی ہماری ڈگری ہو گئی ہے تو 2018 میں ہم لوگ بھی ڈگری پہ چلے گئے ہیں. ڈپلوما کو ہم نے فیز آؤٹ کر دیا 2018 میں اور اب ہم ڈگری کے ساتھ چل رہے ہیں جو کہ 4 ایئر BS نرسنگ ہے. جیسے باقی دوسرے پروفیشنس میں ہو رہی ہے اسی طرح نرسنگ میں بھی 4 ایئر BS ڈگری پہ ہم آ گئے ہیں. تو چونکہ ہمارا ابھی وہ ایک ٹرانزیشن فیز چل رہا ہے تو نو ڈاؤٹ 100% تو ہم انٹرنیشنل لیول کو یا ICN کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے, اس طرح نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. آلموسٹ 90+ ہم ان کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہے ہیں. میڈم بالکل ٹھیک ہے. میں اگر سادہ لفظوں میں کہوں کہ وہ نرسنگ کا 3 سال کا جو ڈپلوما تھا وہ 4 سال کر کے اس کو ڈگری کر دیا گیا, اس کے رزلٹ کس طرح کے ہمیں مل رہے ہیں, اس میں بہتری زیادہ بہتری آ گئی؟ سر نالج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, تھیوری کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس میں بہتری آ گئی ہے. ڈیفینیٹلی وہ ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوتی ہے. جیسے ڈپلوما میں ہماری ڈیٹیل میں ریسرچ سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں تھی, بایو اسٹیٹ نہیں تھا, اور دنیا دیکھی جائے تو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ریسرچ پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو ڈگری میں یہ چیزیں زیادہ ڈیٹیل میں دیکھی جا رہی ہیں. اچھا ایک اور کہ جب آپ نے اس کو ڈگری کی لیول پہ لے کے آ گئے, کاغذوں میں وہ ڈگری ہو گئی, نرس کا وہ سٹینڈرڈ بھی ڈگری والا ہوا؟ کیونکہ ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ اب بھی وہ نرس ہی کہلاتی ہے, چاہے وہ 3 سال کا ڈپلوما تھا یا 4 سال کی ڈگری, یا اس کا سٹیٹس بھی بہتر ہوا؟ سر ڈیفینیٹلی نرس کا اسٹیٹس بھی بہتر ہوا ہے. انٹرنیشنلی ہماری نرسز جا رہی ہیں ڈگری والی, وہاں پہ ابھی ریسنٹلی ہمارے کویت بہت ساری نرسز کو لے کے گیا ہے, UK میں گئی ہیں, ڈفرینٹ انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے, وہ پاس کر کے جاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کسی چیز کو اپ گریڈ کرتے ہیں تو اس کی نالج پہ بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے. وہ جو مطلب جو پڑھے لکھے کہہ سکتے ہیں یا جو انڈرسٹینڈنگ والے, اسپیشلی جو ڈاکٹرز فارن میں کام کر کے آتے ہیں ان کو تو ان کا زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ نرسز کی کیا رسپیکٹ ہے یا نرسز کی کیا رسپانسبلٹی ہے. تو ہمارا بھی امپروو ہوا ہے اسٹینڈرڈ اس سے. مین وائل یہ ہے کہ ہمارا امینڈڈ ایکٹ جو ہے پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ ویفری کونسل ایکٹ 2023 ابھی امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اس کی فردر ابھی کمپوزیشن چل رہی ہیں اور اس ایکٹ کے حساب سے ہمارے پاس مزید سٹاف آئے گا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں. بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ نے پروگرام کو دیکھا, سوچا اور سمجھا. بیسیکلی یہ انسانیت کے ناطے سے ایک ایسا پروگرام ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. ہمارے پاس اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو دیکھیں کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. ایک نرس اپنی پوری زندگی انسانیت کے نام پہ کرتی ہے. آج ہم ایک سوال یہ بھی اٹھائیں گے کہ کیا ہم اس نرس کو, ہمارا معاشرہ, ہمارا خاندان, ہمارا ملک وہ عزت دیتا ہے, وہ احترام دیتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر دیتا ہے تو مزید احترام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک مقدس پیشہ ہے اور اس کے لیے جب آپ آئیں گے تو ایک ایم, ایک پیشن اور ایک جذبہ لے کے آئیں گے. اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر آپ اس مقدس فریضے کو سر انجام نہیں دے سکیں گے.
पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल ना सिर्फ किसी एक हॉस्पिटल का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की और बल्कि इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाए हुए है। इसके लिए तमाम इदारों का फ़र्ज़ है कि उसके साथ तावन करें। पाकिस्तान टेलीविज़न बेसिकली एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, आज अपनी आवाज़ इस आवाज़ में शामिल करें और अपना फ़र्ज़ अदा करें। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत आशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।